तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शो और मित्सुकी एक एक्सीडेंट के बाद मिल ही जाते हैं, जहां पर शो और उसके दोस्त मित्सुकी को उस अननोन आदमी के बारे में सब कुछ बताते हैं। और एक्स सिटी में जब पूरे 50 पुलिस ऑफिसर्स फेक इंपीरियल आइलैंड पर जाने के लिए तैयार होते हैं और जब वो एयरशिप से उड़ ही चुके होते हैं, तभी एक्स टावर पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बिजली कड़कने लग जाती है। अब आगे अब जब एयरशिप्स में सारे पुलिस ऑफिसर्स आइलैंड पर जाने के लिए अपनी उड़ान भर चुके होते हैं, तभी काफ़ी तेज़ बिजली कड़कने लग जाती है और एक्स टावर के ऊपर काफ़ी सारे काले बादल और ब्लैक फॉग दिखाई पड़ती है। सब पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी डरे हुए होते हैं, लेकिन तकेशी यमाटो काम होकर सब कुछ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने ये सब पहले ही देख रखा हो। अब एक्स सिटी के मेयर भागते हुए तकेशी यमाटो के पास आकर उनसे इन सब के बारे में पूछते हैं, मगर तकेशी उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देते और शांति से सब कुछ देख रहे होते हैं। अभी एक्स सिटी के अंदर पूरी तरह से बवाल मचना शुरू हो जाता है। काफ़ी तेज़ भूकंप और थंडरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर एयरशिप्स में उन्हीं 50 पुलिस ऑफिसर्स में डर बैठ जाता है। उनकी ये सब देखकर काफ़ी फटी हुई होती है और वो एयरशिप से बाहर निकलने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। उनमें से कुछ ऑफिसर्स कह रहे होते हैं, अगर एक्स सिटी में इतना बड़ा बवाल मच रहा है तो उस आइलैंड पर जाकर तो हम जिंदा भी नहीं लौट पाएंगे। एयरशिप्स की खिड़कियों से तकेशी यमाटो को सब दिख रहा होता है और वो माइक्रोफोन से दोनों एयरशिप्स को वापस नीचे लाने का ऑर्डर देते हैं। जब एयरशिप्स नीचे आ जाते हैं तब तकेशी यमाटो सबको कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो इस मिशन पर नहीं जाना चाहता वो यहाँ से जा सकता है, मगर यहाँ से जाकर तुम लोग अपनी फैमिलीज को ही खतरे में डालोगे, क्योंकि तुम सबकी फैमिलीज एक्स सिटी में ही है और वो डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप भी एक्स सिटी को ही टारगेट करना चाहता है। इसलिए तो हमने सब सोल्जर्स को एक्स जोन में फैला रखा है ताकि हम उन्हें एक्स सिटी के अंदर आने से रोक सके। और इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि तुम सबको वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अब धीरे धीरे करके उन ऑफिसर्स को बातें समझ में आने लगती है और वो वापस एयरशिप से उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद सिर्फ 2 सेकंड्स में ही सब कुछ शांत हो जाता है और सारे काले बादल गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर सारे एक्स सिटी के लोग आपस में यही बोल रहे होते कि आखिर ये हो क्या रहा है। और यही सेम बात मेयर तकेशी से पूछते हैं, लेकिन तकेशी उनकी बात का जवाब ना देकर मेयर, पुलिस कैप्टन और उन 2 मैकेनिक्स को कहते हैं, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और तकेशी यमाटो उन सबको एक्स टावर के ग्राउंड फ्लोर से होते हुए एक रूम में लेकर जाते हैं और ये वही रूम होता है जहाँ पर वो लोग इंपीरियल टाइगर को रखते थे। अब तकेशी यमाटो रूम के एकदम सेंटर में आ जाते हैं और फ्लोर की एक टाइल पर अपना हाथ रखते हैं, तो वहाँ से एक अंडरग्राउंड रास्ता खुलता है और बाकी सब उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब जब वो वहाँ नीचे जाते हैं तब एकदम से वहाँ की सारी लाइट्स ऑन होती है और तभी वो लोग अपने सामने सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ देखते हैं और वो चीज़ एक बाइक होती है। उस बाइक को देखकर वो सब इतने शॉक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस बाइक का डिज़ाइन फ्लेम काइज़र से थोड़ा मिल रहा होता है और उसमें लगे हुए पार्ट्स और मॉडिफिकेशंस एकदम इंपीरियल एक्स जैसे होते हैं। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाए तकेशी यमाटो कहते हैं, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये बाइक एकदम फ्लेम काइज़र और इंपीरियल एक्स जैसी है। आप इसे फ्लेम काइज़र का सेकंड वर्जन भी कह सकते हैं और इस बाइक का नाम है इंपीरियल फ्रॉस्ट। अब मेयर उनसे पूछते हैं कि ये बाइक तो काफ़ी सुंदर है, मगर आपने इसे बनाया क्यों है? जिसके जवाब में तकेशी यमाटो कहते हैं कि फ्लेम काइज़र से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है और इंपीरियल एक्स को ठीक कर कर मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला है, इसलिए उन दोनों बाइक्स की एक फीलिंग लेने के लिए मैंने इस बाइक को बनाया है। तकेशी आगे ये भी कहते हैं कि अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें ये बाइक मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। वो सब उनसे पूछते हैं कि कौन सा काम। तभी तकेशी यमाटो उन्हें बताते हैं कि अब वो 3 साल के लिए एक्स सिटी छोड़कर जा रहे हैं, जिसे सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं
और वो उनसे पूछते हैं 3 साल के लिए, मगर क्यों? तो तकेशी यमाटो कहते हैं इन 3 सालों में मैं पूरे एक्स जोन में घूमूंगा और इस डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप की एक्चुअल लोकेशन पता करूंगा, और जब मुझे उनकी लोकेशन पता चलेगी तब हम उन पर प्लान बनाकर हमला करेंगे। अब मेयर तकेशी से कहते हैं मगर हमें इस वक्त एक्स सिटी में आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी ये सुनकर तकेशी उनके हाथ में एक पेपर थमा देते हैं जो कि एक लेटर होता है, और वो उनसे कहते हैं अगर आप इसे मिस्यूकी तक पहुंचा देंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, और मेयर इसके लिए मान जाते हैं। तकेशी उन सबको ये भी बताते हैं कि अब वो इन 3 सालों में अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाकर अपना काम करेंगे, जिससे पूरे एक्स जोन में कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और एक्स सिटी में किसी को भी उनकी एब्सेंस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब सब एक्स टावर से बाहर निकलते हैं और तकेशी यमाटो इंपीरियल फ्रॉस्ट पर बैठकर एक्स सिटी से चले जाते हैं। अब पूरा सीन शो के कैंप पर शिफ्ट होता है जहां पर सुबह के 4 बज रहे होते हैं। अब शो नींद से उठता है और कैंप से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वो मिस्यूकी को देखता है जो उसी जगह खड़ी होती है जहां पर शो और उसके दोस्त उस अनजान आदमी से मिले थे। मिस्यूकी वहां पर बड़े सीरियस मोड में खड़ी होती है और शो उनसे पूछता है मिस्यूकी आप यहाँ पर क्यों खड़ी है, जिसके जवाब में मिस्यूकी उसे बताती है मैं यहाँ पर उस आदमी का वेट कर रही हूँ जिससे तुम कल मिले थे। अब शो कहता है कि वो आदमी तो 1 घंटे बाद आने वाला है और आप यहाँ काफ़ी जल्दी आ गई है। मिस्यूकी को इतना सीरियस देखकर शो उनसे पूछता है मिस्यूकी क्या आप उस आदमी से पहले मिल चुकी है? ये सुनकर मिस्यूकी अपने मन में सोचती है अगर मैंने शो को अभी सब कुछ बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और वो उसे बताती है कि नहीं मैं उससे नहीं मिली हूँ, और ये कहकर मिस्यूकी कैंप की तरफ चले जाती है। अब शो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और अचानक से उसके आसपास कोहरा आने लगता है और वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे शो को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो उसमें पूरी तरह से घिर चुका होता है। तभी शो के पीछे से एक आवाज़ आती है तुम तो 1 घंटे पहले आ गए शो यमाटो। ये सुनकर शो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तब उसके सामने वही अननोन पर्सन खड़ा हुआ होता है। वो आदमी शो से कहता है मुझे पता था कि टाइम से पहले और टाइम से लेट सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है जो है शो यमाटो। अब शो उस आदमी से काफ़ी सवाल करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता था कि हमें एक्स सिटी जाना है, और क्या हमारा मिलना एक कोइंसिडेंस था या फिर तुम्हें हमारी लोकेशन पहले से पता थी। अब वो आदमी शो से कहता है ठीक है शायद मैं तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब तो दे ही सकता हूँ। वो आदमी कहता है तुम्हें ये तो पता होगा कि जब तुम अपनी दुनिया से एक्स जोन में एंटर करते हो तब तुम हमेशा किसी अलग जगह पर लाए जाते हो, मगर तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि पूरे एक्स जोन में काफ़ी ट्रेंड एमटीवी राइडर्स और पुलिस ऑफिसर्स को फैला दिया गया है, और ये उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो उन लोगों को सेफ रख सके जो तुम्हारी दुनिया से एक्स जोन में ला दिए गए हैं। और उनमें से एक ग्रुप तुम्हें भी मिला होगा जिसने तुम्हें ये टोट रख दिया है। तो मैं तुम्हारी लोकेशन इसलिए पता कर पाया क्योंकि तुम्हारे ट्रक में ट्रैकर लगा था। अब ये ट्रैकर वाली बात सुनते ही शो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है ट्रैकर, हमारे ट्रक में ट्रैकर किसने लगाया? तब कुछ देर के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और फिर वो आदमी कहता है वो ट्रैकर्स मैंने लगाए थे। और ये सुनकर शो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आदमी उससे कहता है और वैसे एक्स जोन में फैले सारे ग्रुप्स के टो ट्रक्स में मैंने ही ट्रैकर्स लगवाए हैं। अभी भी शो को यकीन नहीं हो रहा होता और उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है, और वो उस आदमी से कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जिसके जवाब में वो आदमी कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अब शो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तब वो आदमी कहता है कुछ नहीं, वैसे तुमने मुझसे एक और सवाल पूछा था कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, है ना? अब वो आदमी अचानक से शो के पास आता है और कहता है तो सुनो, और उसके तो सुनो कहते ही क्योइची, मकोटो, ककेरू और बाकी सबकी आवाज़ आने लगती है क्योंकि ये सब शो को ढूंढ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे करके वो फॉग भी हटने लगती है, यानी वो कोहरा भी हटने लगता है जो शो के आसपास घिरा हुआ था, और तभी क्योइची और बाकी सबको शो के साथ वो आदमी दिखता है और उसे देखकर वो सारे चौंक जाते हैं और मिस्यूकी उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक से घूर रही होती है। तभी वो आदमी उन्हें देखकर कहता है ओह तो तुम लोग भी आ गए,
अब तुम सब मुझे फॉलो करो क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब वो सब उस आदमी को फॉलो करते हैं और शो काफ़ी सीरियस होता है। तभी मकोटो उससे पूछती है, शो तुम उस आदमी से क्या बात कर रहे थे? तो शो कहता है, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। अब वो आदमी उन सबको एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और ऊपर चढ़ते चढ़ते जब वो पहाड़ के टॉप पर पहुंचकर रुकते हैं तब उन्हें अपने सामने हर जगह गहरा जंगल दिखाई पड़ता है। वो व्यू ही कुछ ऐसा होता है कि वो जितनी भी दूर देखते हैं उन्हें जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे मानो कि तुम एक बड़े से ओशन में हो जहाँ पर हर जगह पानी ही पानी है और पानी के अलावा तुम्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड फाइनली वो आदमी उन सबको कहता है एक्स सिटी पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इस जंगल को पार करना।